नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पश्चिम बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं इस वक्त और कई दिनों से हम यहां कवरेज करने के लिए मौजूद हैं। पार्टियां अपनी अपनी बातें कह रही हैं, पत्रकार भी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। बहुत मुश्किल है ये पता लगाना कि इस वक्त चुनावी माहौल क्या है। अगर एक बार की बात करूं कि चुनावी हवा क्या है, तो ये सभी तरफ ये आवाज़ आ रही है कि टीएमसी ये चुनाव जीतेगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अगर शामिल है, बहुत बड़ा इफ़, कि अगर एसआईआर का असर नहीं हुआ इस चुनाव पर तो ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। इस सब के दौरान किस तरह से जो पूरी सांप्रदायिक एक तनाव फैलाने की कोशिश हो रही है, चाहे रामनवमी के दौरान हिंसा हो या इसके अलावा भी छोटे मोटे क्लैश हो रहे हैं, बड़े क्लैश भी हो रहे हैं, और बीजेपी हर तरह से इसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रही है। लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि अब ये तय होगा कि पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाएगी, बांग्ला या उर्दू। तो हर तरह से हिंदू और मुस्लिम वोटर्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ख़ास मेहमानों का एक ऐसा पैनल जो अलग अलग फील्ड से आते हैं, वो लोग जो अलग अलग राय रखते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक बहुत ही तारीख़ी जगह पर, इसको ईरान सोसाइटी कहा जाता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इस सोसाइटी का इतिहास क्या है, लेकिन पहले मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मेरे साथ नूरुल्लाह जावेद साहब मौजूद हैं, पत्रकार हैं जाने माने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नूरुल्लाह साहब। तौसीफ़ अहमद ख़ान मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं और टीवी का भी जाना माना चेहरा हैं। आप इनको देखते हैं अक्सर बहस करते हुए, और यहाँ भी बहस करेंगे आज भी। इसके अलावा उज़्मा आलम है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इससे पहले भी आप देखते रहे होंगे, मेरी भी कई बार इनसे मुलाकात हुई है अलग अलग मुद्दों को लेकर। सुमन सेन गुप्ता हैं, एडिटर हैं शोहमन के। और शोहमन मुझे पता चला कि साथ साथ चलने वाली चीज़ है ना, इसका मतलब ये हुआ आप हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें। और संप्रीति हैं, एक्टिविस्ट हैं, जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट और आइप्फा से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा शाहनवाज़ अख्तर पत्रकार हैं और इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने में उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है, तो शुक्रिया भी आपका अदा करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ। नूरुल्लाह जावेद साहब, मुझे बताइए कि ये पूरा चुनाव जो हम देख रहे हैं, अब कुछ ही दिनों की बात है, ये चुनाव का माहौल देखने के लिए, मुद्दे कवर करने के लिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा मुद्दा ही सिर्फ एसआईआर बन के रह गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि एसआईआर की वजह से पूरे बंगाल का इलेक्शन जो है एक खंडित हो गया एक इस पे। लेकिन ये टीएमसी और बीजेपी दोनों की एक कोशिश है कि हमारा इलेक्शन जो है एसआईआर फोकस हो, क्योंकि अगर आप हेल्थ पे आइएगा, एजुकेशन पे आइएगा, तो इस फील्ड में न बीजेपी के पास कुछ है, न टीएमसी के पास 15 साल में दिखाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है। 15 साल में एजुकेशन में देख लीजिए बंगाल आज के पहले कहाँ था और आज कहाँ पे खड़ा है। बंगाल में प्राइमरी एजुकेशन मुकम्मल तौर पे फिनिश हो गया हुआ है। हेल्थ ख़त्म हो गया है। हेल्थ की सूरत हाल ये है कि जब लेफ्ट जा रही थी 2011 में, तो 6000 डॉक्टर्स थे सरकारी अस्पताल में। इस वक्त सिर्फ 3000 के करीब डॉक्टर्स हैं। तो एक तरफ आबादी बढ़ी लेकिन डॉक्टर कम हुए, बिल्डिंगें बनी हैं। तो ये दोनों की कोशिश है, ममता की भी कोशिश है और बीजेपी की भी कोशिश है कि ये इलेक्शन एसआईआर पे हो, और एसआईआर से भी आगे बढ़े तो हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये आपने बहुत पते की बात कही, और मुझे लगता है पहले ऐसे इंसान हैं जो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी ये चाहती हैं कि मुद्दा एसआईआर बन जाए। बहुत पते की बात है। तौसीफ साहब, क्या आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि ममता बनर्जी और साथ साथ बीजेपी, क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है कि देखिए दोनों धर्म की राजनीति भी कर रहे हैं, दोनों ही एसआईआर की राजनीति भी कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी एसआईआर की राजनीति इसलिए कर रही है क्योंकि वो कहती है कि बंगाल में घुसपैठिए आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं। और ममता बनर्जी एसआईआर पे फोकस इसलिए कर रही है क्योंकि ये सारे एसआईआर प्रोसेस में जनता को जो तकलीफ़ पहुंचा है वो उनके लिए हथियार बना है। जो लोग जिनके बाप दादा यहाँ पे रहते आए हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका मकान है, आज उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है एसआईआर की वजह से। उन्हें साबित करना पड़ रहा है कि मैं यहीं का शहरी हूँ, मेरे फादर का नाम जो है वो सही है, वो गलत नहीं है। जिस तरह का बेतुका क्वेश्चंस उठा के लाया इलेक्शन कमीशन ने, और हमने देखा कि मुख्यमंत्री के तौर पे भी वो इस लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ममता बनर्जी को तो ये खुला प्लेटफॉर्म बीजेपी ने दिया। जब बीजेपी, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है, उनके इम्प्लीमेंटेशन में चूक हुई है कि इस तरीके से एसआईआर, आप देखिए माइक्रो ऑब्जर्वर उन्होंने बंगाल में इंट्रोड्यूस कराया। ये प्रोविज़न तो बिहार के टाइम में नहीं था। उन्होंने यहाँ पे आधार कार्ड को हम वैलिडेशन नहीं देंगे ये कह दिया, जबकि ये एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी को लथाड़ा,
सुप्रीम कोर्ट को बोला आपको वैलिडेशन वैलिड मानना होगा आधार कार्ड को, प्लस माइक्रो ऑब्जर्वर का जो है तो उनको वापस लेना होगा जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट किए। तो ये जो सारा प्रोसेस है, राजनीति क्या होता है, जनता का मुद्दा, जनता को तकलीफ़ में बीजेपी ने डाला, ममता बनर्जी ने उसे कैच किया, जनता जहाँ पे सफ़र कर रही है, जनता के हक के लिए ममता बनर्जी लड़ाई कर रही है। तो ये तो बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं सेल्फ गोल है और ममता बनर्जी उनको इनकैश फ़ायदा हो रहा है। उज़्मा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये बताइए कि इस पूरे इलेक्शन को अगर ये देखने की कोशिश करें कि फ़िलहाल अगर दिल्ली से आए हुए लोग, मेरे जैसे लोग, कम पढ़े लिखे हुए पत्रकार जो इतना बांग्ला भाषा भी नहीं जानते, बस समझने की किसी तरह कोशिश कर रहे हैं, या एक एवरेज इंडियन समझने की कोशिश करें, तो ये बहुत ही अहम इलेक्शन है कि बीजेपी के लिए, ख़ासकर आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी के लिए बंगाल, और जिसको वो कहते हैं कि बंगाल का किला हमें ढाना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस इलेक्शन को अभी तक कैसे देख रही हैं? देखिए, बंगाल का इलेक्शन अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, ये बात हम लोगों को सबको समझ लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की अभी राजनीति चल रही है, ये राजनीति सिर्फ डिवीज़न और हेट्रेड और लिंचिंग इस पे ही चल रही है। तो ये हम लोग इस तरह का माहौल बंगाल में नहीं चाहते हैं, और ये हम लोगों को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि ये बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई है, जिसमें मुसलमान जितने भी हैं वो टीएमसी को साथ देंगे। उनको कहीं ना कहीं अपने आप को सेफगार्ड भी करना है, चाहे वो एसआईआर हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। बीजेपी सारे मुद्दों को रिलीजियस एंगल से देख लेती है। अभी रामनवमी भी हुई, तो यहाँ हमेशा रामनवमी भी हुई और पूरे बंगाल में रामनवमी हुई, लेकिन एक जगह दंगा हो गया। तो ये एक उन लोगों का टारगेटेड इशू है कि कैसे वोट को पोलराइज तो किया जाए। मजबूरी का नाम ममता बनर्जी है? देखिए, इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे मजबूरी का नाम ममता बनर्जी, यानी कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए ममता बनर्जी को चुनना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे पास अभी कोई ऑप्शंस भी नहीं है, और मजबूरी तो मैं नहीं कहूँगी, लोगों के पास ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अभी अगर जिस तरह की राजनीति हो रही है, अगर हमको कहीं सेफगार्ड है तो हम टीएमसी के साथ सेफ हैं अभी फ़िलहाल। और ये हमारा इंटरनल इश्यूज़ है कि क्या डेवलपमेंट हुए नहीं हुए, लेकिन जिस तरह की राजनीति हुई या जब एसआईआर जो हुआ, तो नन ऑफ द सीएम ऑन रोड आई, और ना फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाकर वो लोगों के बात को समझकर उसको लड़ने की उसको एक शील्ड बनकर हमारे सामने खड़ी हुई। लोगों ने भी उसको प्रोटेस्ट किया, यहाँ एक पीपल फोरम में से भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सिंस ममता बनर्जी वो स्टैंडिंग विद द इशू, उससे ज़्यादा कुछ कोई भी ना कांग्रेस है फील्ड में, ना सीपीएम है फील्ड में। नहीं, आपकी बात मैं समझ रही हूँ अच्छे तरीके से। आप ये कह रही हैं कि एक तरह का ये इमोशनल और एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया है, वजूद का सवाल बन गया है। वजूद का सवाल है। तो इसीलिए चूंकि अब जब आपने कहा हम उनके साथ सेफ है, मैं बहुत सावधानी से आपकी वोकैबुलरी को सुन रही थी कि आप सोचिए कि हिंदुस्तान में वोटर वोट डाल रहा है सेफ्टी के लिए। ये किस दौर में हम जी रहे हैं जहां हेल्थ, एजुकेशन, जैसे इससे पहले वाले मेहमान ने कहा कि जो बहुत ही बुनियादी मुद्दे हैं वो होने चाहिए थे इलेक्शन में कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन क्या जैसा आप सोच रही हैं मुस्लिम कम्युनिटी वैसा ही सोच रही है कि सेफ्टी हमारे लिए पहली बात? बिल्कुल, मुस्लिम कम्युनिटी यही सोच रही है कि सेफ्टी हमारे लिए। हेल्थ, अभी मुद्दों की बात तो 2014 से ख़त्म हो गई। हम लोगों ने जितने भी देखा, हम लोगों ने यही राजनीति देखी है कि रिलीजियस पॉलिटिक्स है, और एक टारगेटेड कम्युनिटी को टारगेट करके किस तरह से परेशान करना, और ऐसे ऐसे लोगों को परेशान करना कि आज जिस वोट से जिस जो हमारे पास जो राइट्स था कि हमने वोट किया और एक पीएम को हम लोग इलेक्ट करके लेकर आए, आज वही वोट का जो आधार था वो हमारे लिए क्वेश्चन हो गया कि हम बिल्कुल छीना भी जा रहे हैं, और वो एक क्वेश्चन हो गया हमारे लिए एग्जिस्टेंस का कि अब आप साबित कीजिए कि आप इंडियन हैं कि नहीं हैं। तो ये एक बहुत। जी हाँ, सुमन सेन गुप्ता जी, चलिए मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया ये कि मुसलमान सेफ्टी के लिए वोट कर रहा है, जो मुसलमान नहीं है वो किस लिए वोट कर रहा है? जो मुसलमान नहीं है वो भी चाह रहा है कि थोड़ा स्टेबल रहे। अगर बीजेपी आ जाएगा इधर तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो हो ही जाएगा। जो डिस्टर्बेंस हम दूसरा कोई स्टेट में देखते हैं वो तो डिस्टर्बेंस आएगा। लेकिन पहला वाला जो मेहमान ने बोला है वो बहुत बढ़िया मुद्दा है। ये लेफ्ट वाला थोड़ा जो बहुत सीट में इलेक्शन लड़ रहा है वो ये मुद्दा उठा रहा है। ये दोनों का जो तालमेल में असली मुद्दा जो है वो कहीं खो रहा है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि भाई जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां, क्योंकि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई और मैं थोड़ा सा हैरान हुई कि टीएमसी को भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी प्योर सेक्युलर पार्टी नहीं माना जाता। सेक्युलर पार्टियों में कांग्रेस पार्टी और लेफ़्ट पार्टियों को माना जाता है। तो लेफ़्ट माना जा रहा है कि सेक्युलर पार्टियां तो एक स्पॉइलर का काम कर सकती हैं, अगर बीजेपी को रोकना है तो टीएमसी को वोट देना होगा। ये बाइनरी अगर चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत वोट लेफ्ट को भी मिलेगा। बट सही है ये बाइनरी? क्या ये जो मैं कह रही हूँ ये दुरुस्त बात है या नहीं, सही नहीं है?
लेकिन बाइनरी है, हम अगर निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये बाइनरी है, अभी बंगाल में बाइनरी है। और टीएमसी हमको जो बोलना है वो ये सिटीजन्स वाला जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना एसआईआर के लिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ममता बनर्जी ने खुद बोली थी ये प्रोटेस्ट हम भी कर लेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा, एनआर जो पाक सर्कस में जो सिट इन प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जब स्पॉन्टेनियसली लोग आ रहे हैं, उसी दिन ममता बनर्जी एस्प्लेनेड में बैठ गई एक सिट इन प्रोटेस्ट में। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का एक तो हियरिंग हुआ, उसमें बोला थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ, वो उठा लिया। किस लिए बैठा, किस लिए उठा लिया, हमको अभी नहीं पता चला। लेकिन ये सिटीजन्स वाला प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, बहुत सारा डिलीट हो रहा है, एडजुडिकेशन से डिलीट हो रहा है। ये लेफ्ट वाला थोड़ा बहुत हिचक गए थे। एसआईआर जब डिक्लेयर हुआ था, सीपीएम ने बोला कि हमको अच्छा वाला एसआईआर चाहिए। अच्छा वाला एसआईआर कुछ नहीं होता है, एसआईआर डिलीशन ही होता है। एसआईआर का जो डिज़ाइन है उसमें डिलीशन ही होता है। मतलब अच्छा वाला मोदी चाहिए। अच्छा वाला मोदी तो हो नहीं सकता है, अच्छा वाला मोदी तो अच्छा वाला एसआईआर भी नहीं होता, अच्छा वाला मोदी भी नहीं होता है। अच्छा, अच्छा वाला अमित शाह भी कभी नहीं होता है। तो क्या होता है, एसआईआर का अच्छा कोई नहीं होता है। अच्छा एसआईआर का मतलब है 80 लाख डिलीट हो जाता है। ये बाद में इनको पता चला, जब हियरिंग हो रहा था, जब लोगों को परेशानी हो रहा था, जब लोगों को एडजुडिकेशन में दिया गया, तब बोला ये ठीक नहीं हो रहा है। देन दे केम ऑन द स्ट्रीट्स। बिल्कुल। संप्रीति, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये बताइए कि ममता बनर्जी भी इस मुद्दे को उठा रही हैं, खुद महिला मुख्यमंत्री हैं, एक उनका बड़ा जो विमेन वोटर बेस भी है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत जायज़ बात भी है कि जब वो ये कह रही हैं कि भाई 50 लाख जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं, महिलाओं को ही क्यों सबसे ज़्यादा काट हो रही है? लोग मुसलमानों को बहुत जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसमें महिला के वोट पे कितनी बड़ी, क्योंकि वो इतनी फैंसी स्टोरी नहीं है, इतनी ग्लैमरस स्टोरी नहीं है। आप महिला की बात करेंगे थोड़ा बोरिंग है, मुसलमान की बात करते हैं तो थोड़ा सा हेडलाइन बनती है। तो मुझे ये बताइए कि महिलाओं के ऊपर जो असर हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? असर तो ज़रूरी हो रहा है। एक बात तो ये तय है कि जो भी लिस्ट अभी तक आए हैं, जो भी सप्लीमेंट्री लिस्ट आए हैं, सबर इंस्टीट्यूट नाम का एक एनालिटिकल एक एजेंसी है जो काम करे इस पे डेटा पे, उन्होंने भी एक निकाला है आंकड़ा, जहाँ पे भी दिख रहा है कि 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी विमेन का नाम डिलीशन में है। अभी एडजुडिकेशन से भी डिलीट हो रहा है, तो ये हो रहा है, ये एकदम ही सच बात है। दूसरा बात ये है कि महिलाओं का आंकड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। मैं आपसे सहमत हूँ कि एक तो ये है कि जेंडर का जो मुद्दा है वो दब जाता है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी जब बातें होती हैं तो, और जब आता भी है उनका बात, तो जैसे कि हमने बिहार इलेक्शन में भी देखा कि एक वक्त का कुछ टोकन पैसा दे दिया और उसके हिसाब से महिलाओं का वोट खरीदने का एक हम लोग देख रहे हैं रेटोरिक पूरे देश में चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि एक अलग चीज़ है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो सरकार है उसने लक्ष्मी भांडार जैसे कुछ स्कीम्स हैं उसका यूज़ किया है, उसको फॉलो भी किया है कई सारे दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने। हाँ, लक्ष्मी भंडार का, हाँ, जैसे कि लाडली बहना बना है, लेकिन लक्ष्मी भंडार पहला ऐसा स्कीम था। तो इसको यूज़ करके जो कर पा रहे हैं टीएमसी का गवर्नमेंट, वो हक का जो लड़ाई है, अधिकार का जो लड़ाई है, उसको दबा देने का एक कोशिश है। बहुत दिलचस्प आप बात कह रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था आप कहने वाली हैं कि जो हक की लड़ाई है उसमें साथ दे रही हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप वैसे ही सोचती हैं जो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि इसलिए कि चूँकि ये नॉन बीजेपी पार्टी है, इसलिए वेलफेयर के नाम पे ये जो वोटर का वोट खरीदने की कोशिश है, इसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने बिहार में महिलाओं को जब 10,000 रुपये दिए जा रहे थे, हालांकि वो तो बहुत इनसिंसियर कोशिश है कि एक बात में रिश्वत दीजिए और एक बार में वोट ले लीजिए। यहाँ तो महीने पे आते हैं पैसे, और तब ममता बनर्जी, ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने इसको शुरू किया है, कई साल से चल रही है। क्या फ़र्क समझती हैं आप बीजेपी की वेलफेयर स्कीम वोट लेने के लिए और ममता बनर्जी की, इसमें क्या फ़ाइन डिफरेंस क्या है? फाइन डिफरेंस मुझे लगता है कि जिन लोगों को वो कमेटी में लेती हैं सर्वे करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, वो फाइन ट्यून्ड होता है, थोड़ा और ज़्यादा नुआंस्ड है मुझे लगता है। क्योंकि ये जो लक्ष्मी भंडार का भी जो स्कीम है वो भी थोड़ा रिसर्च करके ही बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है आईपॉक की तरफ से हम लोग गए थे सर्वे करने महिलाओं के पास कि आपको क्या लगता है आने वाली इलेक्शन में आपके क्या डिमांड्स हैं, तो उन्होंने बोला कि जो पैसा है ये इनफ नहीं है हम लोगों के लिए, हमको नौकरी भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए कि हमारा कोई
लाइवलीहुड बने, जो सस्टेनेबल हो, क्योंकि ये जो पैसा मिल रहा है वो तो इनफ नहीं मिल लेकिन रहा कहा है। यह जा रहा है कि भी देखिए, अगर आप एक यंग बंगाली हैं तो आपको 1500 रुपये भत्ता मिल रहा है, नौकरी देने की कोशिश हो रही है। अगर आप यंग नहीं हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, तब भी आपको 1500 रुपये शायद दिए जाते हैं। 1500 रुपये तो कुछ ना कुछ एक इसमें एम्पावरमेंट का सेंस है। ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है। आप तो उनसे जो पूछे थे ना, जो बीजेपी वाला स्कीम से क्या फ़र्क है? बीजेपी वाला स्कीम में होगा SIR के बाद बहुत निकल जाएगा, उसके बाद देगा, और ये तो यूनिवर्सल दे देगी। ये तो फर्क कुछ है। ईमानदारी है इसमें। ईमानदारी हो सकता है, मतलब होशियारी, लेकिन होशियारी के साथ एक बात ईमानदारी। हम ऐड करना चाहते हैं, ये ममता बनर्जी भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन प्रैक्टिस करती है, इसीलिए जो है दिक्कत हो रहा है। RSS थोड़ा फ्लरिश कर रहा है, बीजेपी थोड़ा फ्लरिश कर रही, इसीलिए थोड़ा रामनवमी का फ्लरिशमेंट दिख रहा है। मैं आती हूँ उस मुद्दे पर। अरविंद के थोड़ा ये भी मेरा बात ये है कि सिर्फ वेलफेयर की बात नहीं है। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का जब इंडिपेंडेंस के बाद का जो मूवमेंट का दौर रहा, वो राइट्स को एक्सपैंड करने का रहा है। अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, उसके आने के बाद से ये जो है ना, ये एक्सपेंशन पीछे जाने वाला चला गया है। और इसका जो मैं बोल सकती हूँ कि एडवांटेज TMC गवर्नमेंट पूरा ले रही है। जैसे कि SIR को, जैसे उन्होंने बोला कि SIR के मुद्दे को सामने रखते हुए, हाँ ज़रूर उन्होंने लड़ाई किया है, लेकिन ये बात भी सच है कि उसी दौरान जब सिटीजन्स प्रोटेस्ट हो रहा था, तब पुलिस ने उन प्रोटेस्ट पे भी लाठीचार्ज किया। तो उसमें ममता बनर्जी की शामिल थी, उनकी मर्जी, या वो तो कह रही थी कि वो तो उनके गवर्नमेंट का, लेकिन वो तो CA/NRC में खुद एक रैली लेके निकली हाँ थी, वो मुझे याद निकली आ रहा है, लेकिन इस बार भी निकली है। हाँ। SIR के खिलाफ हम है, इस बार भी निकली है। लेकिन जो है, जो वो चाहती है कि हम है सेवियर। समझ गए आपकी बात। और ये बात है कि जब कोई सरकार है और वो जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है उसका गला घोटती है, तो वो जो बड़ा जो हम लोग बोलते हैं कि जो वाइड जो मूवमेंट चल रहा है देश भर में एंटी फैसिज्म, उसका हाथ ज़्यादा देर तक उसको स्ट्रेंथन नहीं कर सकती। शाहनवाज साहब, आपसे बात करती हूँ। आखिरकार आपका जो है नंबर आ गया है। अब मुझे ये बताइए फ़िलहाल कि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग किसी बात को एनालाइज करते हैं, तो वो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी तक जितना डिस्कशन हुआ है, उसमें आपको लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है बंगाल में जिसको वोट दिया जा सकता है। शाहनवाज साहब, मुझे बताइए कि मैं 2 सवाल मेरे आपसे हैं। एक तो ये है कि ममता बनर्जी के लिए बड़ी तारीफ़ है, अगर आप राष्ट्रीय मीडिया में उन लोगों में देखें जो लिबरल्स हैं, वही समझते हैं कि भाई बीजेपी जिस मिजाज से और जिस तेवर के साथ कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, ममता बनर्जी उनका सही जवाब है। द ओनली आंसर टू मोदी इज़ ममता बनर्जी, कि देखिए उसी ताव के साथ और उसी शिद्दत के साथ वो सेक्युलर पॉलिटिक्स करती हैं। लेकिन यहाँ पे तो लोग अलग ही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती हैं। तो ऐसे कौन सी तलवार की धार है जिस पे से नेता को गुजारा जाए और उसके बाद पता चले कि वाकई ये नेता सेक्युलर है या नहीं है? नहीं, पॉलिटिक्स में एक्चुअली जो सबसे बड़ी बात यही थोड़ा होती माइक है, अपनी तरफ ले जाइए। पॉलिटिक्स में यही जो सबसे बड़ी बात होती है, जो ममता बनर्जी के अंदर दिखती है, कि वो हर पॉलिटिशियन तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, तमाम तरह के वोटर्स को अपने तरफ लाने की कोशिश करते हैं और तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। तो कभी आप वो उनको देखेंगे ज़रूर कि वो स्ट्रीट स्मार्ट या स्ट्रीट पे फाइट करते हुए दिख जाएंगी ममता बनर्जी। और इसमें नो डाउट वो बीजेपी को या मोदी का जो स्टाइल है उसको उसी अंदाज में जवाब देती हैं। ये नो डाउट, ये बहुत सही बात है। और जो दिल्ली में भी जो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, एकदम उस अंदाज में वो फाइट कर रही हैं। और इंडिया में जितने भी पॉलिटिशियन आज के डेट में हैं, जो ममता बनर्जी का जो बैकग्राउंड है, मतलब जिस तरीके से नीचे उठी हैं और जिस तरीके से वो चीज़ों को समझती हैं, आप उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेटेस्ट आप देख सकती हैं कि 5 लोगों को उन्होंने राज्यसभा में भेजा। तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो एकदम डिफरेंट तरह का है। पहली बार कोई ट्रांसजेंडर वहाँ पे पहुँची हैं, है ना। एक ऑफिशियल बैकग्राउंड का पुलिस ऑफिसर एक है वहाँ पे। इससे पहले भी उन्होंने एक RTI एक्टिविस्ट को भेजा था। तो ये जो मतलब TMC का एक अपना तरीका है, प्रोग्रेसिव सोच है, प्रोग्रेसिव सोच है, और किसी दूसरी पार्टियों में उस तरह का सिर्फ नहीं दिखता। ये चीज़ें जो हैं वो ममता बनर्जी के पास हैं। और कहीं ना कहीं जो आज के डेट में जिस तरह की बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसको उस तरीके से जवाब देती हैं, लेकिन उन्हीं में कहीं ओवर स्टेपिंग भी होता है। ये लेकिन में ही आपका जवाब छुपा है। हाँ, तो असली जवाब अब आ ओवर रहा है। स्टेपिंग में जो है, ये बात भी मैं मानता हूँ कि उनका जो ये जो है सॉफ्ट हिंदुत्व है, जिस तरीके से गवर्नमेंट फंड को यूज़ करके वो मंदिर बना रही है हाल के दिनों में, उनसे
एक इंटरनल वे में एक बहुत बड़ा तबका वैसा भी है जो पहले बीजेपी को रोकने के लिए सीपीएम ये लेफ्ट माइंड के जो लोग होते थे, ये प्रोग्रेसिव सोच के जो लोग होते थे, जो टीएमसी को वोट करती थी, वो अंदर में ये पसंद नहीं कर रही हैं। नॉन मुस्लिम लोग भी ये पसंद नहीं कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस तरह से नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे साथ में एक जानने वाले हैं, तो नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, वो PIL उन्होंने फ़ाइल किया। उनके एरिया में कम्युनिटी सेंटर के लिए मुस्लिम लोगों ने ज़मीन डोनेट किया था गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को टेंपल के लिए सैंक्शन कर दिया, मंदिर बनाने के लिए सैंक्शन कर दिया। अब वो लोग PIL फाइल कर रहे हैं, और उसके साथ में वो लोग ये भी कर रहे हैं कि और भी लेटेस्ट एग्जांपल जो गवर्नमेंट फंड से हुआ, मतलब आपने देखा नहीं था जब दीघा में जब मंदिर बन रहा था तो पार्क स्ट्रीट में उसके पोस्टर्स लगे हुए थे और उसके प्रसाद पूरे इंडिया में या बंगाल में बांटे गए। तो ये ओवर स्टेपिंग है, ये ज़रूरत से ज़्यादा है। आप एक तरफ तो आप बहादुरी दिखा रही हैं कि उसके आप एजेंडा को लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक सच्चाई है कि बंगाल में पिछले 15 सालों में RSS की शाखाएं सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे शुद्धिकरण के प्रोसेस में कि सबसे शुद्ध सेक्युलर कौन है, जी, पॉलिटिक्स कैसे कर पाएंगे। अब आप पत्रकार हैं, चलिए बहुत ज़्यादा शुद्ध सेक्युलर हो जाइए, लेकिन जब जनता का पूरा एक मिजाज ही बदल रहा है, एक जो मनुष्य है भारत का वो बदल रहा है, तो ऐसे में ममता बनर्जी उसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में तो एग्जिस्ट करेंगी जहां बीजेपी ने, आप देखिए बेशतर राज्यों में तो सब उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, सारी एजेंसीज पर एक तरह का पूरा भगवा रंग से पेंट कर दिया गया है। ऐसे में क्या ममता बनर्जी जैसे लोग बहुत ही प्योर, एक शुद्ध सेक्युलर, शुद्ध धर्मनिरपेक्ष नेता बन के अफोर्ड कैसे कर सकते हैं? लेकिन तब ये बात है कि हमने वो दूसरे पार्टीज़ के बारे में भी देखा था, राहुल गांधी का भी देखा था, आपने तो इंटरव्यू ही किया था राहुल गांधी का, कि सॉफ्ट हिंदुत्व पे जब आप चलते हैं तो बीजेपी को वहाँ पे आप डिफीट नहीं कर सकते हैं। वो बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट है, और इसलिए ज़्यादातर लोग जो आप देखेंगे रोड पे हैं किसी फेस्टिवल, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल में वो जो गंगा से रिलेटेड ये जो होता है उसे बहुत पहले ममता बनर्जी ने फेस्टिवल ये किया, वहाँ पे जाती थी वहाँ पे ये। लेकिन आप जाके देखें और सही मायने में समझेंगे कि हिंदी स्पीकिंग ज़्यादातर वोटर्स बीजेपी के हैं, वो टीएमसी के वोटर्स नहीं बन पाए। अगर उनको किसी तरीके से कोई डायरेक्टली कोई बेनिफिट मिल रहा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन तमाम तरह की कोशिशों के बाद भी बहुत ज़्यादा ममता बनर्जी को फ़ायदा मिलता नहीं दिखा है। जी। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नूरुल्लाह जावेद साहब, ये बताइए कि फ़िलहाल सेक्युलरिज्म पे ये पूरी बहस हो रही है, बड़ी दिलचस्प बहस हो रही है। ये अलग अलग रंग हैं सेक्युलरिज्म के ही, जिन पे हम बात कर रहे हैं कि कब कौन कितने डिग्री सेक्युलर होगा जो माना जाएगा कि हाँ वाकई ये सेक्युलर नेता है। आप मुझे ये बताइए कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व की बात हो रही है, ये एक एकेडमिक स्टडी के तौर पे तो अच्छा लगता है कि भाई आप अगर जब तक आप के पास एक ओरिजिनल हिंदुत्व पार्टी है तो एक डुप्लीकेट हिंदुत्व पार्टी के क्यों आप वोट करेंगे। लेकिन ये पॉलिटिक्स में थोड़ी मिक्सिंग ऑफ रिलीजन जो है, ममता बनर्जी तो मैंने देखा है कि बड़ा दुपट्टा बांध के वो बाकायदा दोनों हाथ ऐसे रख के नमाज भी ऐसा लगता है पढ़ लेंगी थोड़ी देर में। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि चर्च भी जाती हैं वो। तो मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे जैसा सेक्युलर व्यक्ति ऐसी पॉलिटिक्स से अग्री नहीं करता, लेकिन मैं बंगाल की चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ और मेरी वो पॉलिटिकल जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। आप क्या समझते हैं? मैडम, मेरा पहला ये है कि पंडित नेहरू को कई मरतबा कहा गया कि आप कुंभ चले जाइए। पंडित नेहरू से कहा गया, मैंने बायोग्राफी में पढ़ा कि पंडित नेहरू से कहा गया कि आप कुंभ में, एक मतलब हाल ही मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, पहला कुंभ हो रहा है आज़ादी के बाद, आप कुंभ में जाइए। लेकिन नेहरू नहीं जाते हैं और आगे लिखते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर होकर मैं जाऊँगा तो एक बड़ी कम्युनिटी कहेगी मेरा प्राइम मिनिस्टर हिंदू हो गया। हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। ममता बनर्जी 2011 के बाद जो बंगाल में आई, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इतना उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि सिर्फ बंगाल की बाइनरी में सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बाकी रह गई। इन्होंने गुज़श्ता 5 साल में, ये जो 5 साल गुजरा है ममता का, दीघा भारत का पहला जो साहिली सिटी है जहाँ पर मंदिर नहीं था, एक सेक्युलर स्पेस था। बाकी जितने भी भारत में जो साहिली सिटीज़ हैं सब में मंदिर है, दीघा में नहीं था। ममता बनर्जी वहाँ पे 200 करोड़ का जगन्नाथ मंदिर बनाई। यहाँ दुर्गा पूजा होता है, यहाँ का दुर्गा पूजा पूरे इंडिया से सबसे अलग है, जिसमें पूजा कमेटी में पहले से आज़ादी के बाद से ही मुस्लिम हिंदू सब लोग मिलकर करते थे। ममता ने कहा कि उनको हम 1 लाख, अभी 1-1.5 लाख चंदा देती हैं, बिजली फ्री करती हैं। तो ये सरकारी जो ख़जाने आप यूज़ कर रहे हैं मजहबी चीज़ों में, उसका नुकसान क्या हो रहा है। जादवपुर सिटी का 2011 तक 60 करोड़ बजट था, इस वक्त सिर्फ सरकार जो है 25 करोड़ देती है।
प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में 5 साल से लाइब्रेरी में किताब नहीं आई है। कल मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, उसमें वहाँ के प्रोफेसर ने बतलाया। तो आप एजुकेशन का पैसा मार रही हैं, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का पैसा बजट में आप बहुत ऐलान करती हैं, लेकिन जब रिवाइव्स करती हैं आधा बजट ख़त्म कर देती हैं। क्यों? कि आपके पैसे इसलिए नहीं कि आप मंदिर, मस्जिद और पॉपुलिज्म पर चली जाती हैं। इतनी बारीक बातें हैं ये, जो मुझे लगता है अखबारों में शायद एक कॉलम में छप के रह सर मैंने जाती हैं। किताब लिखी है बंगाल के मुसलमानों से, इससे मैंने डिबेट किया है ये। तो आप जब इस तरह की जो मुल्क में, अच्छा आरएसएस क्या चाहता है कि मुल्क में हिंदू ही बस में रहे, तो ममता बनर्जी उसी आरएसएस की, अब आरएसएस के कट्टर आरएसएस की बात करें, हमारी मुलाकात होती है जिष्णु बोस से, हम लोग कई मरतबा इंटरव्यू वगैरह भी किया। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी पॉलिटिक्स करती है। वो चाहती है, वो बाइनरी में हिंदू मुस्लिम बाकी रखती है, मंदिर को बाकी रखती है कि आप दीघा बना रही हैं। इस पूरी बहस का लब्बे लुबाब ही बड़ा बहुत ही अजीब और नायाब है ये कि भाई एसआईआर भी चाहिए ममता बनर्जी को, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन भी चाहिए। अब जो इन्होंने कहा ना कि एसआईआर ने, बीजेपी ने सेल्फ गोल किया है, मैंने कहा सेल्फ गोल नहीं किया है। बीजेपी का एक बहुत ज़्यादा ये है कि यहाँ पे ये घुसपैठिए हैं, और अब बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि हमने इतने लाख घुसपैठियों को ख़त्म कर दिया है, और मीडिया में ही चल रहा है कि घुसपैठिया। तो ये जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, नहीं बीजेपी क्लेम कर रही है कि हमने हटाया है, तो बीजेपी का जो कोर वोटर है, बीजेपी का जो कोर वोटर है वो साथ खड़ा हो गया। और इस मर्तबा इस डिलीट किया गया, पहले तो वो कि वो डेड है या नॉट फाउंड है, वो नहीं, delete हुआ। और उसमें अब जो एडजुडिकेशन हो रहा है तो उसमें भी डिस्क्रिपेंसी इस बेसिस पे है कि किसी इस बेसिस पे डिस्क्रिपेंसी है कि एक फादर के 10 बच्चे दिख रहे हैं, 20 बच्चे दिख रहे हैं, डाउटफुल कैटेगरी। वो ये नहीं कह रहा कहीं पे अभी तक कि तुम्हारा जो ओरिजिन है वो बांग्लादेश है या रोहिंग्या हो तुम, ऐसा क्लेम अभी तक कहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया अमित शाह से, तो वो बोलते हैं कि इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा, इलेक्शन कमीशन बोलता है इसका जवाब कोर्ट देगा। उसने नहीं, जब 15 दिसंबर को जब ये ड्राफ्ट आया, पहला ड्राफ्ट जो आया, जो उसको बोलते, उस ड्राफ्ट में मालूम हुआ कि जो बंगाल का जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ 24 परगना, यहाँ पर जहाँ मुस्लिम आबादी 70%, 60, वहाँ पे नॉन वेपिंग वोटर्स 0.5, 0.6 थे। मतलब 99% वोटर ऐसे थे मुस्लिम एरियाज़ में जिनका 2002 से रिश्ता था। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी का अपना एजेंडा था एसआईआर करने का, वो फेल हो चुका था। और ये असम की एनआरसी जैसा हाँ, मामला हो गया, नहीं हो गया था। मतलब 15 दिसंबर को जो रिपोर्ट आई, उसमें जब पहले बार जब 58 लाख लोगों का नाम कटे, नहीं, मैंने उस पर एक रिपोर्ट भी फाइल की थी। सब इंस्टीट्यूट ने जो तज्जिया किया, उसने बताया कि जो नाम कटे हैं 58 लाख में ज़्यादातर हिंदू बांग्लादेशी, नहीं मतुआ बांग्लादेशी, या फिर जो बिहार यूपी के आए हुए हिंदू हैं जो चले गए यहाँ छोड़कर, जो चूँकि गुज़श्ता 20 साल में बंगाल की इकोनॉमी गिरी है, तो बंगाल के माइग्रेंट वर्कर यहाँ छोड़ के जा रहे हैं बड़ी तादाद में, तो उनके नाम कटे थे। लेकिन जब बीजेपी ने देखा कि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तब इन्होंने 15 दिसंबर के बाद से मुर्शिदाबाद, जहाँ नॉन मैपिंग वोटर्स 0.5 थे, वहाँ पर उन्होंने 60% नोटिस जारी कर दिया। तो आसिफ साहब, अब आप मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो गैर मुस्लिम वोटर है, जो 2/3, 1/3 अगर मुस्लिम भी है तब भी 2/3, उसकी क्या दुविधा है कि वो एक जो बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, रिलीजन की पॉलिटिक्स बड़ी इमोशनल होती है, अट्रैक्ट करती है। अगर मुसलमान भी ओवैसी साहब हमारे रिलीजन की पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत सारे मुसलमान उनकी तरफ बह के चले जाते हैं, जबकि वो छोटी पार्टी हैं। लेकिन अगर बड़े स्केल पे इतने बड़े रिसोर्सेज के साथ कोई पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके पास क्या दुविधा है अभी? देखिए, नॉन मुस्लिम्स की जैसे आप ख़ास तौर पे कह रहे हैं, उसमें भी 2-3 कैटेगरी आ जाते हैं। जो कोर यहाँ के रहने वाले कुछ हैं जो बांग्लादेश से आकर के यहाँ सेटल हो गए, लेकिन उनमें वो बीजेपी को कितना अट्रैक्ट करते हैं, बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स से कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा वो यहाँ के मिसमैनेजमेंट का उनका कंप्लेंट रहता है। और इस बात को खुद तृणमूल पार्टी ने एक्नॉलेज किया, और उसका सबूत ये है कि अभी 75 सिटिंग एमएलएज को टिकट नहीं दिया गया। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ये उसको रीड कर रहे हैं और नए चेहरे ला रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम इस बात को समझते हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, एक गवर्नमेंट चली आ रही है 3 टर्म से, तो लोगों की शिकायत होगी, तो लोगों की शिकायत को एड्रेस करने के लिए वो नए चेहरे ला रहे हैं, ताकि वो जो मुस्लिम के लिए तो मान लेते हैं हम लोग कम बेश मुस्लिम को एक ही फैक्टर है कि भाई बीजेपी में वोट नहीं जाना चाहिए, इसलिए तृणमूल में दो। ये मोटा मोटी लोग कहते हैं, सिंपल। हालांकि ये उतना सिंपल है नहीं। अगर आप देखेंगे मुर्शिदाबाद में, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके इस दफ़ा, क्योंकि वो खड़े हुए हैं अधीर चौधरी, उनको वोट देने वाले, वो जीतने वाले हैं। इसी तरीके से कहीं कुछ पॉकेट आप देख लीजिए, अगर आईएसएफ का बोले, मालदा में देख लें, तो वो तृणमूल को
वो मुस्लिम पॉकेट है, लेकिन वो वोट तृणमूल को नहीं जा रहा, ये हम लोग भी जान रहे, समझ रहे। तो पूरा ब्लैंकेट तरीके से कह देना ठीक नहीं होगा। हाँ, उसमें हमेशा एक रूम रहता है कि डिफरेंसेस हैं। नॉन बंगाली वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तृणमूल में ममता बनर्जी ने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लाए हैं और अपना उन्होंने सेक्युलर इमेज किया है। उन्होंने डट करके हिंदुत्व से डिसएग्री किया। उन्होंने बोला कि बीजेपी का हिंदुत्व वो सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, ये उन्होंने ओपनली कहा है। जो कि जैसे कहते हैं, मैं भी सहमत रखता हूँ कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते में जाने से वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसको डट करके आपका टेस्ट उतना ज़्यादा सख्त नहीं है जितना इन लोगों का टेस्ट सख्त है। देखिए, मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि ममता बनर्जी एक श्रूड पॉलिटिशियन है। वो इस, जैसे आपने कहा कि वो तो इसी सिस्टम में है, वोट अट्रैक्ट करने के लिए अगर उन्हें कहीं पे कुछ स्टेटमेंट देना है पुल करने के लिए तो वो करेंगे। एक बड़े इंटेलेक्चुअल ने कहा कि ममता बनर्जी से बड़ा पॉलिटिकल बीस्ट नहीं है कोई हिंदुस्तान में। मैं उससे एग्री करता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि आज के डेट में मोदी से ज़्यादा ममता बनर्जी शातिर हैं। ममता बनर्जी से किसी को पॉलिटिक्स सीखना है तो वो सीखा। मैं आपको मैं पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। 2018 का ज़माना था एंड लिंचिंग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था हर जगह में। यहाँ तबरेज़ को झारखंड में लिंचिंग कर दिया गया था। तो हम लोगों ने, मैंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बैनर में हमने एंटी लिंचिंग रैली किया ये धर्मतल्ला में। हाँ, मैं पर्सनली गया, ममता बनर्जी उन्होंने मिल लिया, जबकि वो रिकॉर्ड है कि कोई मुस्लिम, अगर मेरे साथ डेलीगेशन थे, 2 मौलाना भी थे, तो मुस्लिम को वो नहीं मिल रही थी कालीघाट में। तो आपकी नाराजगी कम हो गई? क्योंकि नहीं, कोई नाराजगी, मैं नाराजगी का वजह बता रहा हूँ, क्योंकि हम वो रैली कर रहे थे, एंटी लिंचिंग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बात पे कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था जिसने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एंटी लिंचिंग लॉ पास करने के लिए, तो मेरा ये डिमांड था कि आप उस कानून को पास करिए। उन्होंने वो एक्नॉलेज किया, हमने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट हुआ शांतिपूर्ण तरीके से। उन्होंने मेयर को भेजा और भी मंत्रियों को भेजा कि भाई तुम जाओ अपना सपोर्ट दिखाओ, और 1 महीने के अंदर बंगाल असेंबली से उन्होंने वो लॉ पास कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जुडिशियल मर्डर जो बंगाल में हुआ है टॉप 5 स्टेट में है, और जितना भी जुडिशियल मर्डर उसमें 50% मुसलमान मरे हैं। जी, उस पे मैं वापस आती हूँ। अब मुझे बताइए उस्मा साहिबा, अगर एक सिनेरियो ऐसा लेते हैं, चुनाव पे वापस आ जाते हैं कोई एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें मान लेते हैं SIR का इतना असर हो कि बीजेपी वाकई इलेक्शन जीत जाए, बंगाल का मुसलमान किस तरह से उसको देखेगा? क्या रिश्ता उसका बीजेपी से रहेगा? अभी 12 साल से तो एकदम अनछुआ रहा है इस तरह की पूरी पॉलिटिक्स से, आपके ही शब्दों में कहूँ तो सेफ रहा है। क्या होगा अगर ऐसा होता है? देखिए, जब बीजेपी सेंट्रल में आई थी तो मुसलमान भी, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स भी थे जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इन द लॉन्ग रन हम लोगों ने देखा कि मुसलमान के साथ जो भी हुआ, जिस तरह से रिलीजियस पॉलिटिक्स को उभारा गया, और ख़ास तौर से एक तबके को, मतलब उसके कपड़े से, उसको टोपी से, जैसे आज मेरा बेटा भी अगर कहीं जाता तो मैं कह देती हूँ देखो टोपी पहन के मत जाना, कुर्ता पजामा पहन के मत जाना, तो ये एक डर एक बहुत बड़ा हो गया, एग्जिस्टेंस की बात आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोगों के लिए। बहुत मुस्लिम्स ऐसे भी, आप अगर सचार कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो मुस्लिम्स आर मोर बैकवर्ड, OBC से भी ज़्यादा बैकवर्ड है बंगाल में, लेकिन वो सारे मुद्दे रिलीजियस पॉलिटिक्स में खो गए। और औरतों के नॉमिनेशंस के बारे में बात करेंगे, औरतों के इशूज़ के बारे में बात करेंगे, तो वो भी आप देखिए सारी चीज़ों में वो औरतों का इशूज़ भी दब जाता है। चाहे वो आप कहीं अगर औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं तो उसको भी दबा दिया जाता है, या औरतों को कहीं अगर रिप्रेजेंटेशन देना हो तो वो हम लोग कहीं ना कहीं इस क्राउड में खो जाते हैं। बहुत लड़कर अगर हम आ पाते हैं सामने तो हमारी वॉइस आगे जाती है। और ममता बनर्जी में, हम बीइंग अ वुमेन, हम लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर है भी उनके साथ, क्योंकि जब जो भी मुद्दे हमारे सामने आए तो हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं एड्रेस हुआ, भले वो सॉल्व नहीं हुआ हो लेकिन वो एड्रेस हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं, अगर मैं एक बुरा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ कुछ, कि होम्योपैथी की तरह है ममता बनर्जी, कि अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। देखिए, शी इज़ अ पॉलिटिशियन। क्या कह रहे हैं? आयुर्वेदिक। शी इज़ अ पॉलिटिशियन, तो उनको जहाँ भी उनको लगता है कि वो अपने वोटर्स को ग्रैब कर सकती हैं वो ग्रैब करती हैं। लेकिन हम जो वोटर्स हैं, इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे मुद्दे क्या हैं। हम अगर लक्ष्मी भंडार से बिक जाते हैं, या हम 10,000 रुपये से बिक जाते हैं, तो हमारा ज़मीर कहाँ पर है? फिर हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। अभी आप कह रहे हैं कि हम नौकरी मांगे, जब हम 1,500 रुपये उनसे ले रहे हैं तो फिर नौकरी क्यों देंगी? वो नौकरी में वो मुझे 8,000 रुपये महीना देंगी, 10,000 रुपये महीना देंगी, तो वो क्यों देंगी नौकरी? और लोगों को ऐसा मुस्लिम जो इंटरेस्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है बीजेपी की इस पॉलिटिक्स की वजह से। बिल्कुल मुस्लिम ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इस पॉलिटिक्स से। आप देखिए, बीजेपी ये चाहती है कि मुस्लिम MLAs MPs ना बने। हाँ, और इसका रिजल्ट भी हो रहा है। अभी का एग्जांपल देख लीजिए, अगर 30% बंगाल में मुस्लिम शेयर है तो फिर 88 लगभग MLAs होने चाहिए,
यहाँ से बंगाल से, तो कितने लोगों को टिकट मिला, तो 42 मुस्लिम्स को टिकट मिला है, जिसमें से 10 के लगभग हारने वाले हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स के दो नुकसान हैं। पहली बात तो वो खुद किसी को टिकट नहीं देंगे, ना टिकट दूंगा ना टिकट देने दूंगा। बिल्कुल, वो कहने थे, उनका नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये एक बहुत ही खामियाजा हम लोग को झेलना पड़ रहा है। और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में भी मतलब मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो हमारे इश्यूज़ को फिर कौन समझेगा। ठीक है, तो मैं आखिरी बात अब आप लोगों से आखिरी सवाल के दौर में हूँ। सुमन जी, आप बताइए मुझे कि अगर बीजेपी वाकई आ जाती है, ये सिनेरियो तो इमेजिन करना पड़ेगा। आपने कहा कि एसआईआर के असर के तौर पे ये पॉसिबल है। पिछले 15 साल से या कम से कम 10 साल से मैंने तीनों इलेक्शन कवर किए हैं पिछले, और उसमें हमेशा ये देखा है कि भाई देखिए इस बार देखते हैं किला ढाता है नहीं ढाता, और इस बार देखते हैं कि ममता बनर्जी बचाती है नहीं बचाती। अगर बीजेपी आती है बंगाल में तो क्या बदल जाएगा? एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं नॉन बंगाली पीपल स्पीकिंग पीपल विल डोमिनेट बंगाल, their culture will dominate Bengal. This is a vital point that is to be noted. We Bengalis will be shrinked. Our Bengali culture, look, during the Ram Navami, we have one Annapurna Puja and one Shitla Puja and Basanti Puja also. वो जस्ट डाउन हो जा रहा है, रामनवमी उठ रहा है, हनुमान जयंती उठ रहा है। अगर बीजेपी आ जाएगा तो नॉन बंगाली पीपल विल डोमिनेट ओवर अस विद देयर कल्चर ऑफ ऑल नॉर्थ इंडियन कल्चर, कोट अनकोट नॉर्थ इंडियन कल्चर ऑफ नॉन वेजिटेरियनिज्म एंड वेजिटेरियनिज्म एंड हिंदी विल बी इम्पोज्ड ऑन अस जस्ट लाइक एनीथिंग। तो माछ खाने को हमें मछली नहीं मिलेगी अगर अगली बार मैं आऊँगी। इसीलिए दिस इज द रीजन द बीजेपी कैंडिडेट्स आर more and more just campaigning with fish. कैंपेनिंग विद फिश, eating fish and नहीं तो ये campaigning. बताइए कि बीजेपी से हम ये सवाल पूछूंगी तो वो कहेंगे हम तो बंगाल का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, क्योंकि भारत में सारे लोग हिंदू हैं और सबको एक ही तरह से होना चाहिए, सबकी भाषा एक है, धर्म एक है, भगवान भी एक होने चाहिए। नहीं। वो तो ये कहते हैं कि भाई आप जात पात या रीजनलिज्म अलग अलग भाषाओं में हिंदुओं को बांट रहे हैं। India is a heterogeneous country. India is not a homogeneous country. India has Ram, India has Durga, India has Kali, India has everything else. India has Bengali, India has Tamil, India has Telugu, India has Hindi, India has Udiya and अब everything. आप बताइए, आपसे आखिरी सवाल यही सवाल होगा मेरा कि अगर वो सिनेरियो इमेजिन करें कि लेट्स से अगर बीजेपी फाइनली यहाँ जीत जाती है, एज ए बंगाली वुमन, मुझे पता नहीं आप अपने को हिंदू कहती हैं या नहीं, बट एज ए बंगाली हिंदू वुमन आप कैसा फील कर रही हैं? डर तो है, डर तो बीजेपी जब से पावर में आई है तब से है, लेकिन रेजिस्टेंस भी रहेगा। ये तो आशंकाएं हैं कि बीजेपी अगर आएगी, क्योंकि आप देखिए कि अमित शाह को अगर आप देखें तो कई सालों से वो बंगाल को ये बोलते हैं कि कंट्रोल में लाने का, ग्रास्प में लाने का बात कर रहे हैं कि हम बंगाल में इस साल आ जाएंगे, उस साल आ जाएंगे, क्योंकि बंगाल के ऊपर नज़र है। बंगाल और केरल साउथ और यहाँ पे एक स्टेट है जिसको कब्जे में ले लिया, तो उनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, भारत में पूरा कब्जा करने का जो ये है एजेंडा है, वो फुलफिल होगा। ये बात भी है कि हम लोग देखें कि मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगी कि जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट रहा, जो जिन स्टेटों ने जिन राज्यों से लोगों ने सबसे ज़्यादा देश के आज़ादी के लड़ाई में भाग ली, बांग्ला उसमें से एक स्टेट है। और इस बांग्ला में जहाँ पे देश को आज़ाद करने का जिस देशभक्त बनने का वो दावा करते हैं, देश को प्यार करने का वो जो दावा करते हैं, उस दावे के खिलाफ करी है बंगला की हिस्ट्री, बंगाल की हिस्ट्री। उस बंगाल के हिस्ट्री को अगर वो दबा पाएँ तो उनका पूरा जो नैरेटिव है, जो अभी भी पूरा लोग नहीं ले रहे हैं। हिस्ट्री को कितने लोग यहाँ पढ़ते हैं? क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ कि
उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में तो अब पूरा व्हाट्सएप कल्चर है कि वाकई मैं आपको बता रही हूँ यकीन से कि ये अखबार वाले लोग भी, हम भी परेशान हैं कि आपको पूरी स्टोरी तो कोई पढ़ता नहीं है, तो एक वो ग्राफिक्स का प्लेकार्ड बना के वो 10 स्लाइड्स में लोगों को पढ़ाना पड़ता है कि अगर आप 10 तक पहुँच जाएँ तो आप जीत जाएंगे, फिर आपको ये अवार्ड मिलेगा जब 10 स्लाइड पर आप पहुँच गए। मुझे लगता है कि जो डर की बात जो आप बोल रहे थे कि बीजेपी आएगा तो क्या होगा, ये जो मुद्दे आज साथी बैठ के बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, कुछ आखिरी वो बोल रहे हैं और लोग सुनेंगे, शायद बीजेपी आ जाएगा तो कोई वो सुनने वाला नहीं रहेगा। यहाँ पे वो लोग रिलीजियस जो प्रोपागेंडा है उनका, जो कम्युनल फैसिस्ट प्रोपागेंडा है उनका, वो चला रहे हैं, बहुत दिनों से चला रहे हैं। बंगाल को एक तरह से वो दिखाना ही चाहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान जो लोग हैं वो पूरे टेररिस्ट हैं, वो पूरे एकदम सिविलाइज नहीं हैं। लेकिन बंगाल का जो भाईचारा का संस्कृति है वो एकदम दब जाएगा, वो भी एक बात है। सिर्फ बंगाली कल्चर नहीं, मुझे लगता है कि बंगाल ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे नॉन बंगाली स्पीकिंग पीपल लोग भी रहे हैं बहुत सालों से। यहाँ पे माइग्रेशन का एक बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, लोग आए हैं, एक साथ मिलजुल के रहने का एक संस्कृति है। मैं जहाँ पे बड़ी हुई हूँ उसी लोकेलिटी में मैंने देखा है कि जो लोग माइग्रेंट जो लेबर्स आए हैं, मैं हावड़ा से हूँ, और वहाँ पे फैक्ट्री में हिंदू मुस्लिम साथ में आए थे, साथ में रहे हैं, यहाँ के बंगाली लोगों के साथ मिलजुल के रहे हैं। ये जो बीजेपी आने के बाद ये जो इफ़ेक्ट हुआ है हिंदू जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें थोड़ा सा हुआ है, लेकिन लोगों के ऊपर गुस्सा करने से मुझे नहीं लगता है कुछ, बिकॉज आज भी हम लोग जहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं यहाँ पे भी बहुत सारे नॉन बंगाली स्पीकिंग लोग हैं। जो कल्चर है बांग्ला का वो है रेजिस्टेंस का कल्चर, वो है जिसको हम लोग बोलते हैं विप्लव का कल्चर, उसको हटाने के लिए कोशिश की जाए। और मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन है, हम लोग पिछले इलेक्शन में आपको पता होगा कि यहाँ पे नो वोट टू बीजेपी का एक कैंपेन बहुत अच्छे से खड़ा हुआ था। इस बार का जो एक कोशिश है कि नो वोट टू बीजेपी से भी आगे बोलना है कि बाइनरी को तोड़ो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। वोट फॉर लेफ्ट बोलो, क्योंकि विधानसभा जो है उसमें इन मुद्दों को वापस लाना है। शुक्रिया, समय मेरे पास कम है। आखिरी लास्ट कमेंट्स जी। और जो आपने भाईचारा की बात की, वो इनके कफ़ाया से आप देख सकते हैं कि आप जिस प्रोटेस्ट में गई थी वहाँ पे आसानी से कफ़ाया पहन के, दूसरे स्टेट में नॉन मुस्लिम के साथ में आप कफ़ाया जल्दी नहीं देख पाएंगे। इजराइल का झंडा वगैरह पहनना पड़ेगा इनको अगर ऐसा होता है। जी, उस तरह का मिजाज है। तो बंगाल का जो अपना मिजाज है, कैलकाटा का रेजिस्टेंस है, बंगाल में रेजिस्टेंस का कल्चर है, तो ये हमेशा रहेगा। हो सकता है कि उस रेजिस्टेंस के वजह से कुछ शुरुआत में, अगर खुदा न खास्ता बीजेपी आती है, तो उस रेजिस्टेंस के वजह से जो दूसरे स्टेट में जो चीज़ें नहीं सुनने में मिली, वो यहाँ शुरुआत में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी। लोग उनके कल्चर को मानने अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम भी ऐसे हैं, नॉन मुस्लिम भी ऐसे हैं, और यहाँ का एक अपना कल्चर है, फ्रीडम है माइंड में। मैं खुद कंटिन्यूसली पिछले 8 सालों से टैगोर की कविता पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप बिना पढ़े भी पढ़ रहे हैं, बिना पढ़े भी पढ़ रहे हैं। तो यही यहाँ पे मैंने 8 सालों में नोटिस किया है, जो फ्रीडम है, जो सोच की, जो पहनने की और आज़ादी है किसी भी वक्त, और शायद बहुत सारे चीज़ों में यहाँ पे दूसरे स्टेट के मुकाबले में आपको वो कम्युनलिज्म वाली बात नहीं जल्दी सुनाई देगी। धीरे धीरे बढ़ रही है बहुत पॉलिटिकल, चूँकि पॉलिटिकलाइजेशन जो हो जाने की वजह से चीज़ें आगे आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इन जनरल उतनी ज़्यादा नहीं है जितना दूसरे स्टेट में है। तो वो जो इंटरनल जो एक रेजिस्टेंस है सबके माइंड में, सबके लाइफ में, वही आगे चल के, चलिए ये रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध ही जिंदाबाद, हम तो यही बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो मैं काफ़ी देर से इन लोगों से बातचीत करके, और एक जो भाव मेरे मन में आया इस बातचीत के आखिर में, वो यही था कि अलग अलग आपने देखा है बैकग्राउंड्स, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, लेकिन एक भाव इस पूरी बातचीत से जो उभर के आया वो था, ये सब बंगाली हैं। इन सब के सोचने का तरीक़ा, इनकी जो सलाहियत है, जो काबिलियत है, वही शायद बंगाल की पहचान है। और इसीलिए एक पत्रकार के तौर पे मुझे लगता है जो फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स मिलते हैं मुझे, वो यही मिलते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ पार्टी जो भी सत्ता में आए वो यहाँ का ये मिजाज और ये तेवर और शिद्दत बंगाल की बरकरार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।